नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे न्यूट्रिनो की परिकल्पना, न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस के बारे में। ये जो टॉपिक है कक्षा 12 NCERT की जो पाठ्यपुस्तक है उसके 13वें चैप्टर नाभिक से हमने लिया है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स होते क्या हैं, न्यूट्रिनो की परिकल्पना की आवश्यकता क्यों पड़ी, साथ में न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज की भी यहां पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि न्यूट्रिनो की परिकल्पना की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसे समझने के लिए हमें रेडियो एक्टिव पदार्थों से बीटा पार्टिकल्स का क्षय समझना होगा। वैसे हमने बीटा क्षय का एक वीडियो इससे जस्ट पहले बना दिया है, उसे आपने देख भी लिया होगा, समझ भी लिया होगा। मैं अब आपको थोड़ा सा यहां पर बीटा पार्टिकल्स का क्षय समझा देता हूं, फिर हम बात करेंगे कि न्यूट्रिनो की परिकल्पना की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, बीटा क्षय क्या होता है। बीटा क्षय का मतलब है बीटा क्षय नाभिक से इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होना। या तो इलेक्ट्रॉन निकल सकता है या पॉजिट्रॉन नाभिक से बाहर निकल सकता है। इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होना। हमारे पास में कोई नाभिक है, रेडियो एक्टिव नाभिक है, और उस नाभिक से यदि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है या पॉजिट्रॉन बाहर निकल रहा है तो उसको हम बीटा क्षय कहते हैं। क्लियर। अब जो बीटा क्षय है वो दो प्रकार का होता है, बीटा प्लस से और बीटा माइनस से। बीटा माइनस से का मतलब है कि रेडियो एक्टिव नाभिक से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है। तो देखिए कैसे। बीटा प्लस से का मतलब क्या है, तो जो बीटा क्षय है वो दो प्रकार का होता है। उसमें जो पहला प्रकार है वह है बीटा माइनस क्षय। बीटा माइनस क्षय। और बीटा माइनस क्षय के दौरान इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। नाभिक से किसका उत्सर्जन होता है? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। हालांकि हम ये जानते हैं कि नाभिक के अंदर ना तो इलेक्ट्रॉन ना ही पॉजिट्रॉन पाए जाते हैं, बट जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं बीटा माइनस क्षय की। तो बीटा माइनस क्षय के दौरान इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। किसका उत्सर्जन होगा? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक से बाहर निकलता है। क्लियर। इसका एक व्यापक रूप में आपके सामने रख देता हूं। यह हमारे पास में कोई रिएक्शन है जिसका परमाणु क्रमांक Z, द्रव्यमान संख्या है A, और जब बीटा माइनस क्षय का उत्सर्जन होता है अर्थात इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलता है तो परमाणु क्रमांक 1 से बढ़ जाता है, जबकि द्रव्यमान संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। साथ में यहां पर एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इसका मैं एग्जांपल भी आपके सामने रख देता हूं। हम यहां पर ले रहे हैं फास्फोरस, परमाणु क्रमांक 15, द्रव्यमान संख्या 32, और जब यहां से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है तो यह सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है, परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है, जबकि द्रव्यमान संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो चुका है। इसको एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए। क्या दिखाया है हमने कि बीटा माइनस क्षय के दौरान इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, तो यहां पर अक्स कोई नाभिक था वो वाई में कन्वर्ट हुआ तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हुआ। द्रव्यमान संख्या में कोई बदलाव नहीं आया, परंतु परमाणु क्रमांक 1 से बढ़ जाता है। परमाणु क्रमांक में 1 की बढ़ोतरी हो जाती है। तो देखिए, इसके साथ में ही मैं आपको बता दूं, बीटा माइनस क्षय हो गया है। अब बीटा प्लस क्षय। बीटा प्लस क्षय कब होता है? जब नाभिक से पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन हो। रेडियो एक्टिव नाभिक है और रेडियो एक्टिव नाभिक से पॉजिट्रॉन का जब उत्सर्जन होता है, पॉजिट्रॉन जब नाभिक से बाहर निकलता है तो उसको हम बीटा प्लस क्षय कहते हैं। क्लियर। अब देखिए,
इसका एक व्यापक रूप में आपके सामने रख देता हूं। ये हमारे पास में कोई नाभिक है अक्ष, इसका परमाणु क्रमांक है Z, द्रव्यमान संख्या है A, और जब पोजिट्रॉन का उत्सर्जन होता है तो परमाणु क्रमांक में 1 की कमी आ जाती है, जबकि द्रव्यमान संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका भी मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रख देता हूं। हमारे पास में यहां पर है सोडियम का नाभिक, परमाणु क्रमांक 11, द्रव्यमान संख्या 22। जब पोजिट्रॉन का उत्सर्जन होता है तो इसके परमाणु क्रमांक में 1 की कमी आ जाती है, 10 रह जाता है। द्रव्यमान संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर यह पोजिट्रॉन का उत्सर्जन हो चुका है। आप यहां पर देखेंगे बीटा क्षय के दौरान या तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है या पोजिट्रॉन बाहर निकलता है, जबकि हम ये जानते हैं कि नाभिक में ना तो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है ना ही पोजिट्रॉन पाया जाता है। फिर ये पोजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आए कहां से, इसको हम समझ लेते हैं। इस रिएक्शन में देखेंगे, गौर करके देखिए कि यहां पर परमाणु क्रमांक Z है, जहां पर Z+1 है। इट मीन्स प्रोटॉन की एक संख्या में वृद्धि हो गई, प्रोटॉन में 1 की बढ़ोतरी हो गई है। यहां पर प्रोटॉन 15 है, यहां पर प्रोटॉन 16 है, जबकि द्रव्यमान संख्या उतनी की उतनी ही है। तो यहां पर न्यूट्रॉनों की संख्या 17, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं 17, प्रोटॉन कितने हैं 15, और यहां पर आते ही न्यूट्रॉन हो गए 16 और प्रोटॉन रह गए हैं 16 प्रोटॉन। तो यहां पर आप देखेंगे कि एक जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है। एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, साथ में एक इलेक्ट्रॉन भी उत्सर्जित हो रहा है। ये वाली रिएक्शन हो रही है, क्लियर। और यहां पर देखें आप कि प्रोटॉनों की संख्या यहां पर है 11, न्यूट्रॉनों की संख्या है 11, कुल मिलाकर द्रव्यमान संख्या इनकी है 22। यहां पर देखें नियोन में प्रोटॉनों की संख्या है 10, न्यूट्रॉनों की संख्या है यहां पर 12। तो एक जो प्रोटॉन है वो यहां पर न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। तो हमारे पास में ये कोई एक प्रोटॉन था नाभिक के अंदर, मतलब इस सोडियम का जो नाभिक है ना उसमें एक प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, साथ में पोजिट्रॉन का भी उत्सर्जन होता है। तो प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो पोजिट्रॉन बाहर निकलता है, और जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। वैसे इलेक्ट्रॉन और पोजिट्रॉन दोनों ही नाभिक के अंदर नहीं पाए जाते। यहां ये क्लियर हो जाना चाहिए, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए, चाहे न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो, अर्थात बीटा प्लस से हो चाहे बीटा माइनस से हो, इन अभिक्रियाओं के दौरान कोणीय संवेग और कुल ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। कुल ऊर्जा भी, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन नहीं होता, साथ में कोणीय संवेग भी संरक्षित नहीं रहता। देखो क्यों नहीं रहता, इसको भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, समझा देता हूं। कोणीय संवेग हमारे पास में है इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। इन सबका जो कोणीय संवेग है वो देखिए कितना होता है, कोणीय संवेग प्लस माइनस हाफ h/2π के इक्वल होता है। या तो प्लस में होगा या माइनस में होगा, बट इन सबका जो कोणीय संवेग है उसका परिमाण 1/2 h/2π के इक्वल होता है। अब यहां पर आप देखें कि इन अभिक्रियाओं के दौरान कोणीय संवेग किस तरीके से संरक्षित नहीं रहता। तो देखिए यहां पर इसका जो कोणीय संवेग है वो हमारे पास में है 1/2 h/2π, या तो ये प्लस में या माइनस में। अभिक्रिया होने के बाद में क्या होगा, प्रोटॉन का भी उतना ही है, प्लस माइनस 1/2 h/2π। इलेक्ट्रॉन का भी उतना ही है, प्लस माइनस 1/2 h/2π। अब देखिए रिएक्शन से पहले, मतलब अभिक्रिया से पहले कोणीय संवेग था
प्लस माइनस 1/2 h/2π। तो कोणीय संवेग संरक्षण के लिए जितना अभिक्रिया से पहले कोणीय संवेग है उतना का उतना ही अभिक्रिया के बाद में होना चाहिए। कोणीय संवेग नियत रहना चाहिए। तो जितना रिएक्शन से पहले है उतना का उतना ही रिएक्शन के बाद में होना चाहिए। तो रिएक्शन से पहले का हमें पता चल गया है हाफ h/2π के बराबर है। अब देखिए रिएक्शन होने के बाद में कितना हो गया, तो दिस प्लस दिस। अब देखो जब दोनों के ही प्लस चिन्ह ले लें, दोनों के ही धनात्मक चिन्ह ले लें, तो देखो h/2π आधा और आधा जुड़ जाएगा, तो इसका जो योग है वो कितना आएगा, h/2π आएगा। या तो ये आएगा h/2π प्लस में या माइनस में। जब एक प्लस में एक माइनस में, या ये माइनस में ये प्लस में, तो ये जो कोणीय संवेग है वो 0 आएगा। तो देखो रिएक्शन के बाद में जो कोणीय संवेग है वो या तो 0 आना चाहिए या h/2π प्लस में माइनस में। रिएक्शन से पहले इतना था और रिएक्शन के बाद में या तो ये प्राप्त होता है या ये प्राप्त होता है, तो यहां पर कोणीय संवेग संरक्षित नहीं रहता। कौन सी अभिक्रिया में, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। तो ठीक उसी प्रकार से ही प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो भी कोणीय संवेग, क्योंकि इनका यहां पर आप प्रोटॉन ले लो यहां न्यूट्रॉन ले लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, रिजल्ट कोणीय संवेग का इतना ही आना, या तो 0 आएगा या प्लस माइनस 1/h/2π आएगा। क्लियर। तो यहां पर कोणीय संवेग संरक्षित नहीं रहता। फिर आए पाउली। 1929 में उन्होंने ये कहा कि जब प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में रूपांतरण होता है या न्यूट्रॉन का जब प्रोटॉन में रूपांतरण होता है तो उन अभिक्रियाओं के अंदर ना तो कोणीय संवेग ना ही कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो उन्होंने अपनी एक परिकल्पना प्रस्तुत की और उस परिकल्पना के दौरान उन्होंने ये कहा कि बीटा क्षय के दौरान इलेक्ट्रॉन के साथ में पॉजिट्रॉन के साथ में अन्य कणों का भी उत्सर्जन होता है और उन कणों को उन्होंने न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो नाम दिए। उन्होंने ये कहा कि जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो वहां पर एक अति सूक्ष्म कण बाहर निकलता है, उसे हम न्यूट्रिनो कहते हैं, इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं ऐसे। तो ये जो पार्टिकल बाहर निकला है पाउली ने अपनी परिकल्पना के दौरान बताया है, इसको इन्होंने न्यूट्रिनो नाम दिया। क्या नाम दिया, न्यूट्रिनो। क्लियर। तो इस अभिक्रिया के अंदर यहां पर जब भी पॉजिट्रॉन बाहर निकलता है तो प्लस में न्यू और दिखाना पड़ेगा। पहले तो हमने न्यूट्रिनो की परिकल्पना से पहले की रिएक्शन दिखाई, न्यूट्रिनो की परिकल्पना के बाद में यह हो गया कि पॉजिट्रॉन के साथ में यह कण भी बाहर निकलता है। ये जो कण है इसको हम न्यूट्रिनो कहते हैं। इस कण को क्या कहा जाता है, न्यूट्रिनो कहा जाता है। यह कण क्यों माना गया, क्योंकि इन अभिक्रियाओं के अंदर कोणीय संवेग तथा ऊर्जा संरक्षित नहीं रह रही थी, इसलिए न्यूट्रिनो को इंट्रोड्यूस किया गया। इसी प्रकार से जब बीटा माइनस से होता है, अर्थात जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन के साथ में एक अन्य कण बाहर निकलता है और उस अन्य कण को हम एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं। उस अन्य कण को क्या कहा जाता है, एंटी न्यूट्रिनो। उसे न्यू बार से प्रदर्शित करते हैं। तो जब बीटा माइनस से होता है तो इलेक्ट्रॉन के साथ में एंटी न्यूट्रिनो, और जब बीटा प्लस से होता है तो पॉजिट्रॉन के साथ में न्यूट्रिनो नामक कण बाहर निकलते हैं, उत्सर्जित होते हैं। क्लियर। अब ऐसा करने से क्या हो गया, तो पाउली ने यह कहा कि ये जो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स हैं इनका कोणीय संवेग भी प्लस माइनस 1/2 h/2π के इक्वल ही होता है। तो यहां पर इन के साथ में न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो इनका कोणीय संवेग भी इनके इक्वल ही होता है। इनका कोणीय संवेग भी इनके बराबर ही होता है, सेम टू सेम इनके इक्वल ही होगा। जब इनके इक्वल होगा तो क्या अब इसके पश्चात तो क्या कोणीय संवेग की जो अभिक्रिया है, इन अभिक्रियाओं के अंदर कोणीय संवेग संरक्षित रह जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्या इन परिकल्पनाओं के पश्चात कोणीय संवेग संरक्षित होगा या नहीं होगा।
मैं फिर से वही अभिक्रिया ले लेता हूं कि हमारे पास में एक न्यूट्रॉन था और ये जब न्यूट्रॉन है प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो साथ में यहां पर एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल का भी उत्सर्जन होता है। पाउली ने इन न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स का जो कोणीय संवेग है वो ±1/2 h/2π के इक्वल माना। तो देखिए न्यूट्रॉन का जो कोणीय संवेग है वो ±1/2 h/2π, इधर प्रोटॉन का जो कोणीय संवेग है ±1/2 h/2π, इसका भी ±1/2 h/2π और इस एंटी न्यूट्रिनो का भी ±1/2 h/2π होता है। आप यहां पर देखेंगे कि जब ये प्लस में तो ये होगा माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, सॉरी, तो ये प्लस में लिया ना हमने, तो ये भी प्लस में, तो यहां से ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, ये वाला क्या कर देगा इसको कैंसिल, तो ये और ये सेम हो जाएगा। इसी प्रकार से माइनस में भी होता है, क्लियर। तो ये एक इसका जो कोणीय संवेग है इसके कोणीय संवेग से निरस्त हो जाएगा, इसका कोणीय संवेग इसके कोणीय संवेग के इक्वल हो जाएगा। पूरी जो अभिक्रिया है उसके दौरान कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। तो जब न्यूट्रिनो की परिकल्पना को इंट्रोड्यूस किया गया तो इन अभिक्रियाओं के अंदर कोणीय संवेग संरक्षित रह गया, साथ में कुल ऊर्जा का भी संरक्षण नियम लागू हो गया। तो जो न्यूट्रिनो की परिकल्पना थी वो बिल्कुल सही सिद्ध हुई। अब हम बात करते हैं कि जो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, इनके कौन कौन से गुण होते हैं। देखिए जो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स हैं वो अति सूक्ष्म पार्टिकल होते हैं। इनकी गुणों के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा यहां पर कर लेते हैं कि न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो जो पार्टिकल्स हैं वो अति सूक्ष्म कण होते हैं। न्यूट्रिनो पॉजिट्रॉन के साथ में बाहर निकलेगा और एंटी न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन के साथ में बाहर निकलता है। इनका जो द्रव्यमान है वो नगण्य 10⁻⁻75 किलोग्राम होता है। तो इनका विराम अवस्था में द्रव्यमान 0 होता है और द्रव्यमान होता ही नहीं है, क्लियर। फिर हम बात करते हैं आवेश की। तो ये दोनों ही पार्टिकल आवेश रहित होते हैं, हालांकि इनका कोणीय संवेग 1/2 h/2π के इक्वल होता है। इनकी भेदन क्षमता भी उच्च होती है, पृथ्वी जैसे पिंड को भी ये आसानी से भेद जाते हैं। तो देखिए न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स के गुण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द्रव्यमान की। तो द्रव्यमान क्या होता है, 0 नगण्य द्रव्यमान होता है। 10⁻⁻75 किलोग्राम इनका द्रव्यमान होता है, न के बराबर होता है, 0 द्रव्यमान होता है, क्लियर। फिर हम बात करते हैं इनके आवेश की। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो दोनों ही पार्टिकल्स के आवेश की बात करें तो आवेश इनके ऊपर होता ही नहीं है, ये उदासीन होते हैं, ठीक है। फिर इनकी भेदन क्षमता, तो इनकी भेदन क्षमता बहुत ज्यादा होती है, इनकी भेदन क्षमता उच्च होती है। पृथ्वी जैसे पार्टिकल को भी ये आसानी से भेद जाती है, पृथ्वी जैसे पिंड को भी आसानी से भेद जाती है। तो इनकी भेदन क्षमता बहुत ज्यादा होती है। फिर हम बात करते हैं इनके कोणीय संवेग की। तो इनका कोणीय संवेग इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग के बराबर ±1/2 h/2π के इक्वल होता है। तो न्यूट्रिनो का जब प्लस में तो एंटी न्यूट्रिनो का किस में होगा, माइनस में होगा। यहां पर आप समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन के साथ में, किसके साथ में, इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो का उत्सर्जन होता है और पॉजिट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो नामक कण का उत्सर्जन होता है। तो विद्यार्थियों ये थे कुछ गुण न्यूट्रिनो तथा एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स के। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें आपने देखा न्यूट्रिनो पार्टिकल्स क्या होते हैं, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इनकी जरूरत कहां पड़ गई,
क्योंकि जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, या हम कहें कि बीटा कणों का जब उत्सर्जन होता है, तो उन अभिक्रियाओं के अंदर कोणीय संवेगता ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। तो पाउली ने न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो की परिकल्पना प्रस्तुत की और उसके आधार पर कोणीय संवेग तथा ऊर्जा संरक्षण दोनों को समझाया। कोणीय संवेग और ऊर्जा संरक्षण दोनों संरक्षण नियमों को यहां पर इनकी परिकल्पना के बाद में समझाया जा सका। तो विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें आपने न्यूट्रिनो के बारे में संपूर्ण जानकारी ली। अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें आप देखेंगे गामा क्षय, गामा पार्टिकल्स का उत्सर्जन, कि जब रेडियो एक्टिव क्षय होता है तो अल्प कणों का उत्सर्जन होता है, साथ में कुछ विकिरणों का भी उत्सर्जन होता है। तो अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम गामा विकिरणों का उत्सर्जन पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।